हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अहमद तिवारी। यूपीएससी ईपीएफओ 2025 का एग्ज़ाम 30 नवंबर को है। नॉलेज स्काई पर और हमारे अचीवर्स चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट जो अपलोड कर दिया है। नॉलेज स्काई पर मैंने पिछले 2 महीने में 8000 से ज़्यादा घंटे, जी हाँ दोस्तों, 8000 से ज़्यादा घंटे का कंटेंट जो है वो डाल दिया और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है हमने। जी हाँ दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमने 8000 से ज़्यादा घंटे का कंटेंट जो है वो डाला हुआ। ये जो कंटेंट है ना, ये प्राइम कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर सिर्फ डला हुआ कंटेंट है। ठीक है, तो आप इसको एक्सेस ज़रूर करें। हिंदी माध्यम की हमारी ऑलरेडी क्लासेस चल रही थी, लेकिन जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हिंदी मीडियम के लिए भी नॉलेज स्काई पर बहुत शानदार कुछ चीज़ मैं लेकर आऊँगा, जैसा कि मैं इंग्लिश मीडियम के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम शुरुआत इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ से ही कर रहे हैं और आज जिस तरह के मैं नोट्स लाने वाला हूँ ना, इस तरह के नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। मैं हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ। तुम 4000, 5000, 10,000 कितने का भी कोर्स खरीद लो, इतने स्पेसिफिक नोट्स, इतने इफेक्टिव नोट्स तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाले हैं। आज के नोट्स देखकर तुम्हें समझ आ जाएगा कि नॉलेज स्काई पर मैं किस तरह की मेहनत कर रहा हूँ तुम सभी के लिए। और यदि फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हो, फिर भी तुम महंगे कोर्सेज के पीछे भाग रहे हो, तो तुम अपना कितना बड़ा लॉस करोगे, ये तुम आज के कंटेंट को देखकर समझ जाओगे। अब 2 कंडीशन है यहाँ पर। हिंदी मीडियम का ये जो क्रैश कोर्स हम शुरू कर रहे हैं, इस कंटेंट में मेहनत बहुत लगती है। तो यदि इस वीडियो को 2000 व्यूज़ मिलते हैं अगले 2 दिन में, तो इसका नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगा। इसके जो पीडीएफ हैं, हमारे पीडीएफ पैकेज कोर्स में आपको मिलेंगे, तो वहाँ से आप इसे एनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक्ट से शुरू करी है कहानी और हम आज का जो पहला एक्ट लेने वाले हैं वो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लेने वाले हैं। और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। हैंड रिटन स्पेसिफिक नोट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन किसी भी एक्ट का कोई भी कोना जो है वो नहीं छूटेगा। आप ये मान सकते हैं कि ये हिंदी मीडियम वालों के लिए 250 फैक्ट की सीरीज जैसा है, लेकिन ये थोड़ा-सा ज़्यादा डिटेल थ्योरी भी है इसमें। ठीक है? तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी को। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972। अब ये मैंने हैंड रिटन में क्यों शुरू कर दिया है? क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी मैं किसी टाइपराइटर को रख रहा हूँ ना, तो वो कहीं गूगल ट्रांसलेटर, कहीं कुछ करके ना चीज़ों को मचा रहे होते हैं। ठीक है? मैं उन्हें सैलरी भी दे रहा हूँ, स्टिल वो इफेक्टिवनेस मुझे नहीं मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर मैं हैंड रिटन फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि शुद्ध हिंदी में लिख सकूँ, दूसरी चीज़ आपको समझ आए ऐसी भाषा लिख सकूँ, और यदि मुझे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ऐड करनी है, कुछ मुझे ग्राफिक्स ऐड करने, तो वो भी मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। ठीक है? तो इसी वजह से मैंने इस चीज़ को लिया है। तो ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम हम समझते हैं आज। ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम के बारे में बेसिक आपको पता है कि एक कर्मचारी को जब उसकी जो है नौकरी लाइफ पूरी हो जाती है, उस समय एक उसके नियोक्ता की तरफ से एक धनराशि मिलती है, जिसके एवज़ में उसको नियोक्ता को कुछ भी नहीं देना होता, उसे हम ग्रेच्युटी बोलते हैं। वेल, इसकी थ्योरी की आपको ज़रूरत है नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले बात होती है एप्लीकेबिलिटी की, ये एक्ट कहाँ-कहाँ एप्लीकेबल होता है। तो इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी में 2 तरह की एप्लीकेबिलिटी आती है। पहली एप्लीकेबिलिटी आती है कि किन-किन संस्थानों पर कहाँ-कहाँ लागू होता है, दूसरी चीज़ कंडीशन क्या होंगी उनमें। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये संपूर्ण भारत में लागू होता है और संपूर्ण भारत में भी निर्माण इकाई हैं, खदानों में, तेल क्षेत्र में, वृक्षारोपण क्षेत्रों में, फिर से तेल क्षेत्र दोबारा आ गया, रेलवे कंपनी में ये लागू होगा। और यदि कहीं एक बार ये लागू हो जाता है तो ये हमेशा लागू रहेगा। यानी कि एक बार यदि ये लागू हो गया तो हमेशा लागू रहेगा। ये लाइन मैंने क्यों लिखी, उसको आप लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए, यदि पिछले 12 महीने में किसी भी संस्थान में 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत रहे हैं, तो वहाँ पर ये एक्ट लागू हो जाएगा। 20 या 20 से ज़्यादा बिना विद्युत वाले। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो, किसी भी कंपनी को कंपनी बनाने के, फैक्ट्री बनाने के लिए 2 नियम होते हैं। कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी होती हैं जो विद्युत के साथ काम करती हैं, कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो बिना विद्युत के काम करती हैं। जैसे हम बात करें, जो निर्माण इकाइयाँ होती हैं, जहाँ पर प्लास्टिक बन रहा होता है, वहाँ पर मशीनों की आवश्यकता होती है जो विद्युत से चलती हैं, तो वो विद्युत से चलने वाली कंपनी कहलाएगी। लेकिन वहीं हम मान लें एक बीड़ी कारखाना है या एक अगरबत्ती कारखाना है जहाँ पर मज़दूर हाथों से काम करते हैं, तो वहाँ पर विद्युत की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर सिनेरियो ये है कि जहाँ पर विद्युत की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, तो वहाँ पर जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम है लागू होगा। यदि यदि 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं जहाँ पर विद्युत से काम चलता है, तो वहाँ पर ये लागू होगा।
अब मैंने ये लाइन जो लिखी है ना कि एक बार लागू तो हमेशा लागू। अब क्या संभावना नहीं है कि मान लीजिए जब 20 कर्मचारी थे तब तो लागू हो गया, लेकिन आगे जाकर ये 20 कर्मचारी कम हो जाएँ या ये 10 कर्मचारी कम हो जाएँ। तो क्या सर उस स्थिति में, अब चूँकि ये कंडीशन तो फ़ॉल्स हो गई कि 20 कर्मचारी नहीं हैं, तो क्या उनको मिला हुआ दर्जा हट जाएगा? नहीं हटेगा। एक बार मिल गया तो हमेशा लागू रहेगा, चाहे कर्मचारी ऊपर-नीचे होते रहें। ठीक है? ये हैंड रिटन तुम पूरे नोट्स यदि लास्ट तक देख लोगे ना तो तुम बिल्कुल अपना दिल रख के जाओगे कमेंट सेक्शन में, मेरी ये गारंटी है। दूसरी चीज़, तुम देख पाओगे कि कितनी मेहनत नॉलेज स्काई जो है वो तुम सभी बच्चों के लिए कर रहा है। तीसरी चीज़, इस नोट्स की क्वालिटी देख कर ना तुम 5000 के कोर्सेज़ को साइड में रख दोगे, कि सर ने बिल्कुल हीरे मोती चुन-चुन के यहाँ रख दिए हैं। अब बात ये आती है कि ग्रेच्युटी आपको कब मिलेगी? एक-एक सेक्शन मैंने बहुत स्पेसिफिकली और बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ग्रेच्युटी कब मिलेगी देखो, तो ग्रेच्युटी कब मिलेगी? ग्रेच्युटी मिलती है रिटायरमेंट पर, त्यागपत्र देने पर, दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर या दुर्घटना में किसी भी तरह की अपंगता आ जाने पर। तो ये 4 केसेस तुम्हें याद रखने हैं। रिटायरमेंट पर आपको ग्रेच्युटी मिलती है, त्यागपत्र देने पर आपको ग्रेच्युटी मिलती है, मृत्यु के केस में आपको ग्रेच्युटी मिलती है, दुर्घटना से विकलांगता आने की स्थिति में आपको क्या मिलती है? ग्रेच्युटी मिलती है। आगे बात करते हैं उपर्युक्त सरकार की परिभाषा। तो उपर्युक्त सरकार, अब देखो मैंने इसको इंग्लिश में भी लिख दिया, जो बहुत कन्फ्यूज़िंग हिंदी वर्ड होंगे ना, उनको मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया यहाँ पर ताकि तुम्हें समस्या ना हो समझने के लिए। क्यों? क्योंकि भले ही हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होगा लेकिन वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शब्द से ज़्यादा फ़ैमिलियर है उपयुक्त सरकार के कंपैरिज़न में, ठीक है? और हो सकता है हिंदी में भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिख के दे दे यूपीएससी, कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें लिखी हैं। तो अब यहाँ पर सीजी का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और एसजी का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट। इतनी उम्मीद मैं रखता हूँ कि भले ही तुम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, इतना तो समझ लोगे आप, ठीक है? तो इसीलिए मैंने पूरा राज्य सरकार या केंद्र सरकार नहीं लिखा है, सेंट्रल और स्टेट में तुम समझ जाओगे, मुझे इतनी उम्मीद है तुमसे। तो अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी? तो रेलवे कंपनी के क्षेत्र में, खदान कंपनी के क्षेत्र में, पोर्ट के क्षेत्र में या तेल क्षेत्र के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो उपयुक्त सरकार के रूप में काम करेगी। और इनके अलावा बाकी सभी प्रकरणों में जो है वो राज्य सरकारें जो होंगी वो उपयुक्त सरकार यानी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का रोल अदा करेंगी। क्लियर है? मज़ा आ रहा है ना? तो लाइव चैट में बताते जाना कि सर बढ़िया मज़ा आ रहा है, नोट्स की रेटिंग ज़रूर करते जाना। बहुत मेहनत करी है बेटा मैंने। अब कर्मचारी की परिभाषा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाना यदि तो मुझसे कहना। तो कर्मचारी की परिभाषा, तो अब यहाँ पर कर्मचारी में कौन शामिल होगा, यहाँ पर कर्मचारी में कौन शामिल नहीं होगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप थ्योरी लिखे मिलेगी 5000 के कोर्स में भी। इतना स्पेसिफिक सेपरेट करके तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा, फ्री में तो बिल्कुल भी कोई नहीं पढ़ाएगा, लोग अपना डेमो दे रहे हैं, फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है? तो रेलवे कर्मचारी, पोर्ट के कर्मचारी, खदान के कर्मचारी, तेल क्षेत्र के कर्मचारी, ये सभी के सभी तुम्हारे कर्मचारी की परिभाषा में आएँगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, पहले शिक्षक नहीं आते थे लेकिन अब शिक्षक आने लगे हैं 2004 के बाद से। कब से? सर 2004 के बाद से अब कर्मचारी भी जो हैं तुम्हें यहाँ पर शिक्षक भी जो है इसकी परिभाषा में शामिल हो गए, इसीलिए याद रखना यूपीएससी का दिमाग खराब हुआ तुमसे पूछ लेगा। इसके अलावा मैनुअल वर्क करने वाले, पर्यवेक्षी यानी कि सुपरवाइजरी वर्क करने वाले, तकनीकी काम करने वाले या लिपिकीय वर्क करने वाले, इन चारों कैटेगरी के लोग जो हैं वो पात्र होंगे किसके लिए? पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के लिए, या पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के तहत कर्मचारी माने जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मैनेजेरियल के हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है? कौन शामिल नहीं होगा तो ये याद रखना है, अप्रेंटिस जो है वो शामिल नहीं होंगे। देखो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, यूपीएससी कुछ भी लिख दे तो मुझसे पढ़ रहे हो ना, तुम पे बनेगा। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के वो कर्मचारी इसमें नहीं आएंगे जिनके ऊपर कोई और नियम लग रहा होगा। यदि उनके ऊपर कोई और नियम लागू है तो वो कर्मचारी भी नहीं आएंगे, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है? तो कर्मचारी कौन है, कर्मचारी कौन नहीं है भी आ गया। अभी ऊपर हमने एम्प्लॉयर की एलिजिबिलिटी देखी थी कि कौन कौन से एम्प्लॉयर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी देने के लिए पात्र हैं। आगे हम एम्प्लॉय की भी एलिजिबिलिटी देखेंगे कि कौन कौन से एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी की पात्रता लेने के लिए पात्र हैं, ठीक है? बहुत स्पेसिफिक और शानदार नोट्स मैंने बनाए हैं। अब बारी आती है निरंतर सेवा की। तो निरंतर सेवा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस एक्ट में जो बेनिफिट दिए जाते हैं ना, वो निरंतर सेवा के आधार पर ही दिए जाते हैं, ठीक है? तो यदि आपको पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी
के लिए एलिजिबल होना है, योग्य होना है आपको, तो आपको 5 वर्ष की निरंतर सेवा देनी होगी। किसी भी कर्मचारी को यदि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के बेनिफिट लेने हैं, है ना, ग्रेच्युटी के भुगतान के अधिनियम के अनुसार उन्हें जो लाभ मिलते हैं वो लेने हैं, तो आपकी 5 वर्ष की निरंतर सेवा होनी चाहिए। अब निरंतर सेवा से मतलब क्या है? निरंतर सेवा की परिभाषा देखो मैंने कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर लिख दी है तुम्हारे लिए। रोजगार की अवधि में बिना बाधा की सेवा, रोजगार की अवधि में बिना बाधा की सेवा। अब यूपीएससी का दिमाग खराब हो सकता है, वो तुमसे पूछ सकता है कि सर रोजगार की अवधि में बिना बाधा की सेवा में कौन कौन सी चीजें आएंगी जिनको बाधा के रूप में लिया जाएगा, जिनको बाधा के रूप में नहीं लिया जाएगा। तो भाई अंबरसन ने वो भी लिख दिया है कि यदि आप बीमारी की वजह से कार्यस्थल पर नहीं रहते हो, आप दुर्घटना की वजह से कार्यस्थल पर नहीं रहते हो, आप कामबंदी यानी कि ले ऑफ की वजह से नहीं रहते हो वर्क प्लेस पर, या आपने हड़ताल की आदि की छुट्टी ली है, तो ये सभी जो है वो मान्य हैं। मतलब इन सभी की छुट्टियां 240 दिन में रहेंगी। 240 दिन का मतलब है कंटिन्यूस सर्विस में 240 दिन कम से कम आपने काम किया हो, तब आपकी 1 साल की सर्विस कंटिन्यूस सर्विस या निरंतर सेवा मानी जाती है। अब मान लो आप 240 दिन में से 220 दिन रहे, और जो 20 दिन कम थे वो इनमें से किसी स्थिति में आते हैं आपके 20 दिन, तो आपको 240 दिन ही माना जाएगा। समझ पाए इस चीज को? आई गेस सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये तो इतनी छुट्टियां तो मान्य हो गई आपकी। अब बात ये आती है कि 5 साल की निरंतर सेवा। तो 5 साल की निरंतर निरंतर सेवा में प्रति वर्ष निरंतर सेवा का एक क्राइटेरिया है, जिसे 1 वर्ष पर निरंतर सेवा माना जाएगा। तो 2 तरह की नौकरियां होती हैं, एक जिनमें पूरे साल भर काम चलता है, एक जिनमें 6 माही काम चलता है। तो यदि आपका पूरे साल भर काम चलता है तो 2 तरह के कर्मचारी होते हैं, वो जो जमीन के ऊपर काम करते हो और वो जो जमीन के नीचे काम करते हो। तो यदि 1 वर्ष की अवधि हम माने और कर्मचारी जो जमीन के नीचे काम करते हैं, तो उन्हें 1 वर्ष में 190 दिन उपस्थित रहना पड़ेगा। यदि वो 1 वर्ष में 190 दिन उपस्थित रहते हैं, तो उस वर्ष उनकी अवधि को निरंतर सेवा मान लिया जाएगा। वैसे ही यदि जमीन के ऊपर जो लोग काम करते हैं, वो यदि 1 वर्ष में 240 दिन उपस्थित रहते हैं, तो उस वर्ष की उनकी सेवा को क्या मान लिया जाएगा? निरंतर सेवा मान लिया जाएगा। वैसे ही जमीन के नीचे काम करने वाले जो लोग हैं, 6 माह स्थिति में देखें तो सीधा आधा हो जाएगा, 190 दिन का 95 दिन हो जाएगा, और जमीन से ऊपर के लिए 240 दिन का 120 दिन हो जाएगा। अभी आप लोग यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, इसके पीछे छुप गया है 120 दिन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 दिन। तो आई गेस निरंतर सेवा की स्थिति सभी को क्लियर हो गई होगी। निरंतर सेवा का मतलब है कि रोजगार की अवधि में बिना बाधा की सेवा, ठीक है, 1 साल में। और ग्रेच्युटी के लिए यदि आप पात्र होना चाह रहे हैं तो आपको 5 साल ऐसी निरंतर सेवा देनी होगी। अब निरंतर सेवा में किस किस चीज़ों को मान्य किया जाएगा, किस किस छुट्टियों को मान्य किया जाएगा, मतलब उन्हें गिन लिया जाएगा आपकी निरंतर सेवा में ही। तो यदि आपने बीमारी की वजह से छुट्टी ली है, आपने दुर्घटना की वजह से छुट्टी ली है, कामबंदी की वजह से छुट्टी ली है, हड़ताल की वजह से छुट्टी ली है, तो भाई आपकी वो निरंतर सेवा में गिना जाएगा। निरंतर सेवा 2 तरह से देखी जाएगी, 1 वर्ष अवधि वाले कामों में और 6 माह की अवधि वाले कामों में। 1 वर्ष की अवधि वाले कामों में 190 दिन की जमीन से नीचे के लिए, 240 दिन की जमीन से ऊपर के लिए। 6 माह में ठीक इसका आधा, 190 का आधा 95, 120, 240 का आधा 120। इस तरह से इफेक्टिवली पढ़ना है तो ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा दोस्तों। और ऐसा पढ़ने के लिए तुम्हें नॉलेज स्काई पर ही आना पड़ेगा। बाकी सारे लोग तुम्हें सिर्फ कोर्स बेच बेच के बेवकूफ़ बनाएंगे, नॉलेज स्काई तुम्हें फ्री में पढ़ाएगा। ठीक है, चलो अब इम्पॉर्टेंट नोट जो है वो आपके लिए मैंने लिख दिया है कि याद रखना, मृत्यु या विकलांगता के प्रकरण में 5 वर्ष की निरंतर सेवा अनिवार्य नहीं है। अब ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि 5 वर्ष की निरंतर सेवा के बाद ही एक कर्मचारी ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए योग्य माना जाता है। लेकिन यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हुई है या विकलांगता हुई है और उसने 5 वर्ष की कंटिन्यूस सर्विस, 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण नहीं भी करी है, तो भी उसे ग्रेच्युटी का जो भुगतान है वो किया जाएगा। ये याद रखना, इन 2 प्रकरणों में 5 वर्ष की निरंतर सेवा अनिवार्य नहीं है। उसने जितने भी समय सेवा दी है, उस सेवा के लिए उसे क्या मिलेंगे? ग्रेच्युटी मिलेगी।
अब एक बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा, इस परिभाषा को तुम्हें पढ़ना है, रटना है, तुम जो भी चाहो वो समझ सकते हो, लेकिन ज़रूरी है। तो इसमें परिभाषा है परिवार की। ये जो परिभाषा है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। ठीक है? इस परिभाषा को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, तो अब या तो तुम ये मेल कैंडिडेट के लिए समझ सकते हो, यानी कि पुरुष के लिए समझ सकते हो, या फीमेल कैंडिडेट के लिए समझ सकते हो, यानी महिला के लिए समझ सकते हो। दोनों के लिए सेम होते हैं। अब ज़रा समझो क्या-क्या होते हैं। तो देखो, परिवार में कौन-कौन आता है? परिवार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे नॉमिनेशन यानी कि नामांकन। तो नामांकन में परिवार के किसी सदस्य को प्राथमिकता होती है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए, ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए, ठीक है? तो परिवार में कौन-कौन आएगा? वो कर्मचारी स्वयं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर पति या पत्नी आएगा, यानी कि पुरुष कर्मचारी है तो उसकी पत्नी, और महिला कर्मचारी है तो उनके पति। समझ रहे हो ना? तो पति या पत्नी इस तरह से मैंने लिख दिया है। इसके अलावा कर्मचारी के 2 बच्चे आएँगे, वो विवाहित भी हो सकते हैं, अविवाहित भी हो सकते हैं। 2 बच्चे लिखा है मैंने, यदि 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो 2 बच्चों की पात्रता है, ठीक है? इसके बाद स्पाउस के माता-पिता, यानी कि पुरुष कर्मचारी के केस में महिला के माता-पिता, महिला कर्मचारी के केस में पुरुष के माता-पिता, ठीक है? खुद के माता-पिता तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है? खुद के माता-पिता तो रहेंगे ही रहेंगे, वो कॉमन है, ठीक है? इसके अलावा विधवा है तो वो आएगी। यदि किसी पुत्र को गोद लिया है उन्होंने लीगली, यानी कानूनी कार्यवाही को पूरा करते हुए उन्होंने किसी लड़के को गोद लिया है, पुत्र लिखा हुआ है यहाँ पर, पुत्री नहीं, पुत्र लिखा हुआ है, पुत्र को गोद लिया है तो। और इसके अलावा मृत पुत्र के बच्चे, यदि प्रीडिसीज्ड सन हैं तो उनके बच्चों को भी परिवार में शामिल किया जाएगा। यहाँ पर याद रखना, पुत्र के बच्चों को ही, मृत पुत्र के बच्चों को ही मान्यता दी जाएगी, मृत पुत्री के बच्चों को मान्यता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं मिलती पुत्री के बच्चों को, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हमने लिखा है ना, पति-पत्नी, तो भाई जो पुत्री है, यदि उसके बच्चे मतलब उसकी शादी हो चुकी है, अब उसकी जब शादी हो चुकी है, तो वो ऑलरेडी किसी दूसरे के परिवार का हिस्सा बन चुकी है ना, समझ पा रहे हो? इसीलिए। क्लियर है सभी को? यहाँ तक इतने बढ़िया सिस्टमैटिक तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा देखो, इसीलिए बढ़िया तरीके से पढ़ लो। अगली जो कंडीशन है वो है नियोक्ता। नियोक्ता के बारे में समझ लो कि नियोक्ता कौन होगा, कब होगा, क्या होगा। देखो, नियोक्ता क्यों डिफाइन करा गया है कि कल को मान लो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी में मतलब ग्रेच्युटी के भुगतान में कुछ भी अनियमितता होती है, तो सरकार जब समन सुनाएगी या कोर्ट जब अपना समन सुनाएगा, जब सजा सुनाएगा, जब दंड सुनाएगा, तो वो किसके ऊपर अधिरोपित करेगा। तो इस एक्ट में क्लियर कर दिया गया है कि किस क्षेत्र में कौन नियोक्ता माना जाएगा, और जो नियोक्ता माना जाएगा, ग्रेच्युटी का भुगतान करना उसकी ज़िम्मेदारी मानी जाएगी। और ग्रेच्युटी के भुगतान में किसी भी तरह की लापरवाही होती है, तो जो दंड अधिरोपित होगा, वो भी उस नियोक्ता के ऊपर अधिरोपित होगा। इसीलिए निश्चित तौर पर यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के केस में, मैं उम्मीद करूँगा कि सीजी और एसजी में जहाँ-जहाँ लिखूँगा, आप लोग समझ जाएँगे। सीजी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, और एसजी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, और आप लोग समझ के चलेंगे, ठीक है? देखो, इस क्लास में ना 30 से 40 मिनट में ना पूरा एक्ट खत्म होगा, और हर क्लास में ये नियम चलेगा आपके लिए, ठीक है? तो नियोक्ता की हम बात करें तो सीजी और एसजी, तो ये याद रखना है, सरकार ने जिस व्यक्ति को सुपरविजन के लिए चुना है, सरकार ने जिस व्यक्ति को सुपरविजन के लिए चुना है, नियुक्त किया है, वही व्यक्ति नियोक्ता माना जाएगा, है ना? जैसे कि मान लो यदि हम स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाएं, तो वहाँ पर जो हेड होगा उसका, जो सुपरवाइज कर रहा होगा, वही रिस्पॉन्सिबल होगा सीधे तौर पर। सामान्य प्रशासन में बात करें, यानी कि लोकल बॉडी में हम बात करें, तो लोकल बॉडी में मुख्य रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, या उसे नियोक्ता माना जाएगा, और वही रिस्पॉन्सिबल होगा भुगतान के लिए भी, और भुगतान में हुई लापरवाही के दंड के लिए भी। और सभी अन्य केसों में बात करें तो जिसके पास पूरा कंट्रोल हो, जिसके पास क्या हो, पूरा कंट्रोल हो। और कंट्रोल किसके पास होता है? या तो मालिकों के पास होगा या फिर प्रबंधक के पास होगा। एक कंपनी के क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, कंपनी के विचार में हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं मजदूरी। मजदूरी में क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है, ये देखो। मजदूरी में शामिल क्या है, शामिल क्या नहीं है, देखो।
देख रहे हो कितने स्पेसिफिक मैंने लिख दिया है कि तुम्हें कुछ भी फालतू थ्योरी पढ़नी नहीं पड़ेगी यार। तुम 40 मिनट बैठो, एक बार में तुम्हारा एक्ट खत्म होगा और ऐसे ही सारे एक्ट कवर कराऊंगा। लेकिन कंडीशन यही है कि मुझे रिस्पॉन्स बढ़िया चाहिए। यदि 2000 प्लस व्यूज आते हैं, मैं बिल्कुल मेहनत करने के लिए एग्री रहूंगा। यदि मुझे ऐसा लगता है कि 100 200 500 व्यूज आते हैं, बच्चे हिंदी मीडियम वाले इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं इस सीरीज को फिर उतना कंटिन्यू नहीं करूंगा। हाँ, इसकी पीडीएफ आपको हमारे पीडीएफ पैकेज कोर्स पर मिल जाएंगी। मूल वेतन और डीए, ये दोनों चीज़ें हैं जो शामिल हैं आपकी मजदूरी में। शामिल क्या नहीं है? एचआरए शामिल नहीं है, ओटी यानी कि ओवर टाइम शामिल नहीं है, बोनस शामिल नहीं है, कमीशन शामिल नहीं है। तो ये चार चीज़ें शामिल नहीं हैं, ये दो चीज़ें शामिल हैं, ये याद रखना है तुम्हें। ठीक है, बढ़िया समझ में आ गया ना? थ्योरी पढ़ के नहीं आएगा ये चीज़ समझ में, ये चीज़ मुझसे पढ़ के ही आएगा समझ में। बदलाव का नोटिस, बदलाव का नोटिस क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी, जब भी कोई एस्टेब्लिशमेंट या जब भी कोई फैक्ट्री किसी भी तरह का बदलाव करेगी, अब 3 तरह के बदलाव कर सकती है वो। पहला, मान लीजिए कोई नया परिसर खोलना चाहे अपने काम को फैलाने के लिए। दूसरा बदलाव वो क्या करे, वो अपने काम के घंटों में, मज़दूरी की दरों में, बोनस में या किसी भी चीज़ में बदलाव करे। ठीक है? कर्मचारियों की शर्तों में बदलाव करे, तो ये बदलाव हो गया। और तीसरा बदलाव क्या होगा कि हो सकता है वो अपने जो एस्टेब्लिशमेंट है, अपनी जो संस्था है, अपनी जो फैक्ट्री उसको बंद करना चाहे। तो ये 3 तरह के बदलाव संभव हैं। तो जब भी नियोक्ता इनमें से किसी भी तरह का बदलाव करना चाह रहा है, तो वो नियंत्रण अधिकारी को एक नोटिस देगा। क्या देगा? नियंत्रण अधिकारी को नोटिस देगा। अब सर बात आती है कि कितने समय में नोटिस देगा। तो देखो 3 तरह के मैंने बदलाव बताए हैं, उसी आधार पर 3 तरह के नोटिस 3 अलग-अलग समय अवधि में दिए जाएँगे। तो फॉर्म ए के आधार पर नोटिस दिया जाएगा यदि वो अपना नया परिसर खोल रहा है या अपने काम को फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो फॉर्म ए के साथ उसे नोटिस देना पड़ेगा और ये नोटिस उसे 30 दिन के अंदर देना पड़ेगा। मतलब जब से वो नया परिसर खोलना चाह रहा है, उसके 30 दिन के अंदर इसे जो है वो देना पड़ेगा। फॉर्म बी कब दिया जाएगा? फॉर्म बी दिया जाएगा किसी भी तरह का बदलाव वो करता है, यानी कि कार्य के घंटों में, मज़दूरी की दरों में, नियमों में किसी भी तरह का बदलाव करता है, तो उस स्थिति में इसे 30 दिन के अंदर नोटिस देना पड़ेगा। वहीं यदि फॉर्म सी के आधार पर नोटिस कब दिया जाएगा? फॉर्म सी के साथ नोटिस कब दिया जाएगा? जब वह परिसर पूर्ण रूप से बंद करना चाहता है, यानी कि क्लोज़र के केस में। ठीक है, किसके केस में? क्लोज़र के केस में। तो नोटिस 60 दिन पहले देना पड़ेगा। कितने दिन पहले? 60 दिन। यानी कि जिस भी डेट को आप बंद कर रहे हैं, उस डेट से 60 दिन पहले आपको ये नोटिस जो है वो देना पड़ेगा। बोलो मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है। आगे बढ़ते हैं ग्रेच्युटी का भुगतान। अब ये देख रहे हो बहुत प्यारी स्लाइड मैंने बनाई है, देख रहे हो ना? एक पेज में ना पूरा ग्रेच्युटी का भुगतान मैंने तुम्हें इतने शानदार तरीके से समझा दिया है कि तुम बोलोगे सर मज़ा आ गया, ये कह के जाओगे तुम आज। तो देखो, सबसे पहले ग्रेच्युटी के भुगतान की हम बात करें, तो ग्रेच्युटी का भुगतान जो होता है, वो 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण होने पर ही होगा। ठीक है? यदि 5 वर्ष की निरंतर सेवा है, तो ही ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा, पहली चीज़। मृत्यु या अपंगता को छोड़कर, यानी कि मृत्यु या अपंगता या विकलांगता आ जाती है, तो उस स्थिति में 5 वर्ष की निरंतर सेवा अनिवार्य नहीं होगी, ये मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ। अब सेवा समाप्ति पर हमेशा दिया जाता है, 5 वर्ष की सेवा पूर्ण हुई आपकी, तो उसके बाद जब भी आपकी सेवा समाप्ति होगी, तो आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। अब सेवा समाप्ति किस-किस स्थिति में? सेवानिवृत्ति के केस में सेवा समाप्ति होती है आपकी, यानी कि आप 65, 62, 60 साल जो भी है, उस आयु को प्राप्त करते हैं और आप सेवानिवृत्त होते हैं, तो आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। आप इस्तीफ़ा देते हैं, यानी कि आपने 5 वर्ष की अपनी नौकरी पूर्ण कर ली है, कंटिन्यूअस सर्विस, उसके बाद आप इस्तीफ़ा देते हैं, तो आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। मृत्यु के केस में आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, विकलांगता के केस में, विकलांगता के प्रकरण में आपको ग्रेच्युटी जो है वो मिलेगी। ठीक है? इसके बाद बात करते हैं कर्मचारी, नॉमिनी, वैध वारिस, इन तीनों में से किसी को भी जो है वो ग्रेच्युटी मिल सकती है। इन तीनों में से किसी को भी ग्रेच्युटी जो है वो मिल सकती है। अगला है 6 महीने से ज़्यादा की सर्विस को पूरा 1 वर्ष माना जाएगा, यानी कि मान लो किसी ने 5 वर्ष और 8 महीने नौकरी करी है, तो उसकी नौकरी को 6 वर्ष माना जाएगा और उसे 6 वर्ष के आधार पर ग्रेच्युटी दी जाएगी, ये याद रखना है तुम्हें। ठीक है? 6 वर्ष की उसकी सैलरी, 6 वर्ष की उसकी ग्रेच्युटी मानी जाएगी, मतलब 6 वर्ष से ज़्यादा की सर्विस है तो 1 वर्ष पूरा उसे मान लिया जाएगा।
अगला पॉइंट है, जो अधिकतम ग्रेच्युटी है वो 20 लाख रुपए तक दी जा सकती है और प्रति वर्ष 15 दिन की जो वेतन है वो ग्रेच्युटी के तौर पर मानी जाती है। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो 15/26 आखिरी महीने का वेतन और सेवा वर्ष, यानी कि उसने कितने वर्ष जो है सेवा करी है। जिस दिन वो नौकरी को छोड़ेगा किसी भी कारण की वजह से, उस महीने जो उसकी सैलरी होगी उस सैलरी को लिया जाएगा, उसमें इंटू किया जाएगा जितने वर्ष उसने काम करा है, इंटू किया जाएगा 15/26 से, 15/26 से, और इस तरह से उसकी ग्रेच्युटी जो है वो कैलकुलेट करी जाएगी। बोलो समझ आ रहा है यहाँ तक या नहीं आ रहा है? जल्दी से बोलो तुम लोग मुझे। अब बात करते हैं ग्रेच्युटी रोकी जा सकेगी या जब्त की जा सकेगी। बिल्कुल। तो इस एक्ट में ये भी प्रावधान है कि कोई भी नियोक्ता चाहे तो ग्रेच्युटी को रोक सकता है किसी कर्मचारी के, जब्त कर सकता है किसी कर्मचारी के। कब? यदि, कंडीशन समझो, पहला, कर्मचारी ने किसी तरह का नुकसान पहुंचाया हो कार्यक्षेत्र संपत्ति को। यदि कर्मचारी के क्रियाकलापों से, कर्मचारी की वजह से किसी भी तरह से व्यावसायिक संपत्ति को नुकसान होता है, नियोक्ता की संपत्ति को नुकसान होता है, तो संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए नियोक्ता चाहे तो वैध रूप से ग्रेच्युटी को रोक सकता है। ठीक है। वहीं यदि किसी तरह का प्रकरण उस पर चल रहा है, कोई जांच उस पर चल रही है, कोई केस पेंडिंग है कंसीलिएशन प्रोसीडिंग में या कहीं भी, तो भी उसकी ग्रेच्युटी जो है वो रोकी जा सकती है, तो भी उसकी ग्रेच्युटी जो है वो रोकी जा सकती है। ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा, इस पीडीएफ के पूरे पेज में हमने क्या देखा, ग्रेच्युटी का भुगतान एक बार फिर से समझो। 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण होने पर ग्रेच्युटी भुगतान योग्य हो जाती है, मृत्यु और अपंगता को छोड़कर, क्योंकि मृत्यु और अपंगता के केस में 5 वर्ष की जो अवधि है वो अनिवार्य नहीं है। सेवा समाप्ति पर हमेशा मिलती है आपको ग्रेच्युटी। अब सेवा समाप्ति किन किन प्रकरणों में हो, सेवानिवृत्ति हो, इस्तीफा हो, मृत्यु हो या विकलांगता हो। इसमें किस किस को दी जाती है? कर्मचारी को, नॉमिनी को या उसके वैध वारिस को। और 6 महीने से ज़्यादा की सर्विस को पूरा 1 वर्ष माना जाता है और 1 वर्ष की ग्रेच्युटी दी जाती है। अधिकतम ग्रेच्युटी जो है वो 20 लाख रुपए मिल सकती है और प्रतिवर्ष 15 दिन की वेतन जो है वो इसमें मिलती है। प्रतिवर्ष 15 दिन की वेतन इसमें दी जाती है। फॉर्मूला क्या है आप देख चुके हो, 15/26 आखिरी महीने का वेतन और सेवा वर्ष। ग्रेच्युटी रोकी जा सकेगी, जब्त की जा सकेगी 2 प्रकरण में। यदि कर्मचारी द्वारा संपत्ति को नुकसान पहुंचा जाए कार्यस्थल की, या फिर उसके ऊपर किसी तरह का प्रकरण हो। अब बोलो तुम्हें कोई और समझाएगा इतने बड़े प्यार से, है ना, छोटे भाई बहन बनाकर? ठीक है। कोई नहीं समझाएगा दोस्तों में। और अभी भी यदि तुम नॉलेज स्काई को फॉलो नहीं कर रहे हो, इस पेपर में तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। वो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जो कितना भी महंगा कोर्स खरीद रहा है लेकिन नॉलेज स्काई को फॉलो नहीं कर रहा है, वो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। दूसरी चीज़ एक और सुन लो, ये जो पीडीएफ है ये आपको पीडीएफ पैकेज कोर्स में मिलेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ले लो अभी जाकर। कब नामांकन की बात आती है, नामांकन कब किया जाएगा? 1 वर्ष की सेवा के पूर्ण होने पर 30 दिन के अंदर, यानी कि जब आपने नौकरी ज्वाइन करी, जैसे ही आपकी 1 वर्ष की सेवा पूर्ण होती है, अब आप नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अब कब तक कर देना है? 1 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के 30 दिन के अंदर आपको अपना नामांकन पूरा कर देना है। अब नामांकन पूरा करोगे तो आपके नॉमिनी होंगे। नॉमिनी यानी कि यदि आप नहीं रहते हैं या कर्मचारी नहीं रहता है, तो उस स्थिति में किसके पास वो पैसा जाएगा ग्रेच्युटी का? तो नॉमिनी एक या एक से अधिक हो सकेंगे। अब नॉमिनी के बारे में बात आती है कि भाई नॉमिनी में 2 स्थितियां बनती हैं। जो कर्मचारी है, या तो उसका परिवार होगा या उसका परिवार नहीं होगा। यदि उसका परिवार है तो परिवार का कोई भी सदस्य नॉमिनी बन सकता है और इसके लिए फॉर्म एफ जो है वो भरा जाता है। परिवार का कोई भी सदस्य नॉमिनी बन सकता है और फॉर्म एफ जो है वो भरा जाता है। यदि परिवार नहीं है तो उस स्थिति में किसी भी व्यक्ति को नॉमिनियां बना सकेंगे। लेकिन जैसे ही आपका परिवार बन जाएगा तो पूर्व का नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा। पूर्व का नॉमिनेशन मतलब ये वाला नॉमिनेशन जो है वो रद्द हो जाएगा जैसे ही आपका परिवार जो है वो बनेगा, और फिर आपको फॉर्म जी भरकर नया नॉमिनेशन करना होगा अपने परिवार के तौर पर। ठीक है। आई गेस सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, ग्रेच्युटी प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो ग्रेच्युटी किस तरह से प्राप्त होती है? देखो, ग्रेच्युटी प्राप्त करने की प्रक्रिया में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के ही कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। वो समझो क्या क्या होते हैं, मतलब कर्मचारी को क्या करना है और नियोक्ता को क्या करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्मचारी को।
तो जैसे ही जो ग्रेच्युटी है वो भुगतान योग्य हो जाए, भुगतान योग्य का मतलब है कि मान लीजिए जिस दिन उसकी सेवानिवृत्ति हुई, उसने इस्तीफा दिया, उसकी मृत्यु हुई या लाबला जो भी प्रकरण हुआ, तो उसी दिन के बाद आपको क्या करना है, उसकी ग्रेच्युटी को कैलकुलेट कर लेना, सारी चीज़ें कर लेनी है। और उसके बाद नियोक्ता का काम है 2 नोटिस निकालना। पहला नोटिस वो निकालेगा नियंत्रक अधिकारी को, दूसरा वो नोटिस निकालेगा संबंधित कर्मचारी को। किसको निकालेगा? संबंधित कर्मचारी को, कि भाई इसकी जो ग्रेच्युटी है वो ये रही, और संबंधित कर्मचारी को कि आपकी ग्रेच्युटी है ये रही, और 30 दिन के अंदर उसका जो है वो भुगतान हो जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर उसका भुगतान हो जाना चाहिए। अगला जो प्रकरण है वो किस चीज़ के लिए है? अगला जो प्रकरण है वो है किसके लिए? कर्मचारी के लिए। कि कर्मचारी को यदि अपनी सेवानिवृत्ति पता हो, मतलब एक ऐसा कर्मचारी जो स्वस्थ है और उसे पता है कि मैं 6 महीने में या 1 साल में या 1 महीने में या 15 दिन में कार्य मुक्त होने वाला हूँ, है ना? सबको अपनी रिटायरमेंट का समय पता रहता है, तो यदि कर्मचारी को पता है, तो 30 दिन पहले उसे आवेदन करना होगा। मतलब मान लो उसे पता है कि मैं 30 अक्टूबर 2025 को रिटायर होने वाला हूँ, तो उसे 1 अक्टूबर तक अपना आवेदन दे देना होगा ग्रेच्युटी का, ठीक है? उसके अलावा अगला प्रकरण क्या होता है? मान लो कि भाई कर्मचारी को नहीं पता, अचानक से मृत्यु हो गई, तो अब उसे थोड़ी पता था कि मृत्यु मेरी 1 महीने बाद हो जाएगी, तो वो पहले से आवेदन देगा नहीं ना। तो अब यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के 30 दिन के अंदर आवेदन किया जा सकता है। कौन करेगा आवेदन? उसके नॉमिनी, ठीक है? जिसको भी उसने नॉमिनी बनाया होगा वो करेगा। और इस स्थिति में 15 दिन के अंदर जो है वो भुगतान किया जाना चाहिए। इस स्थिति में 15 दिन के अंदर जो है वो भुगतान कर दिया जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? अब बात करते हैं पेनल्टी यानी कि दंड। पेनल्टी यानी कि दंड, ये समझ लो एक ही स्लाइड में। पेनल्टी किस केस में कौन सी पेनल्टी दी जाती है? पहला केस, भुगतान से बचने के लिए या गलत बयान दिया हो, भुगतान से बचने के लिए गलत बयान दिया हो, तो 6 महीने की जेल, 10,000 रुपए का अर्थदंड। अधिनियम के प्रावधानों का या पालन नहीं किया हो, यदि अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया हो, तो 3 महीने से 1 साल तक की जेल और 10,000 से 20,000 तक का जुर्माना। और यदि ग्रेच्युटी के भुगतान नहीं किया जाए, तो 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक की जो है वो सज़ा, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा एक्ट खत्म होता है। यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें। जैसे ही 2000 व्यूज़ होंगे आपको अगला वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में। मुझे 4 से 5 घंटे लगे थे इस पूरे डेटा को निकालने में। पूरा मैंने खुद से पढ़ के ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है यहाँ पर। कोई गूगल ट्रांसलेटर है नहीं, शुद्ध मेहनत है मेरी। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बहुत ज़्यादा प्यार देना है सीरीज़ को। और इसकी पीडीएफ आपको पीडीएफ पैकेज कोर्स में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हर एक एक्ट की ऐसी ही पीडीएफ मिलेगी। हैव अ ग्रेट डे। अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें कि ये कंटेंट हेल्पफुल है या नहीं है। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों। थैंक यू एवरीवन।